नमस्ते बच्चों, सनराइज एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 क्लास 7 के तीसरे चैप्टर को, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां और जिसे लिखा है नागार्जुन ने। लेखक ने इसका मानवीयकरण किया है, हिमालय को पिता का दर्जा दिया है और नदियों को उनकी बेटियों का। लेखक के मन में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। वे जब इसमें डुबकी लगाया करते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपनी माँ की गोद में हैं। और लेखक ये कहते थे कि जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो बिल्कुल पतली सी धार के रूप में निकलती हैं और समतल मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती हैं। पढ़ते हैं हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला सुशील महिला की तरह लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और ही रूप में मेरे सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। लेखक ये सोचकर हैरान था कि जब ये हिमालय से निकलती हैं तो एक पतली धारा के रूप में होती हैं और मैदानों में पहुंच करके विशाल हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। जब नदियां पतली धार के रूप में बहती हैं तो तेजी से कलकल की आवाज आती है। वो आवाज समतल मैदानों में नहीं आती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है, इन नदियों की बाल लीला को देखकर होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? लेखक नदियों को बहते हुए देख करके सोचते हैं कि किस लक्ष्य की ओर जा रही है। महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंदुर, आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरू, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, कितना अपनी बेटियों को हिमालय याद करता होगा। लेकिन जब बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछें तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अगर हिमालय के शिखर से जाकर पूछें, चोटियों से जाकर पूछें कि क्या उनको अपनी बेटियों की याद आती है, तो जवाब नहीं मिलता। हिमालय मौन ही रहता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह है समुद्र, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। लेखक ने समुद्र को हिमालय का दामाद और हिमालय को समुद्र का ससुर बताया है, क्योंकि हिमालय की दो नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र समुद्र में जाकर मिलती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली गाँव का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास का काव्य है मेघदूत। मेघ को दूत मानकर कालिदास ने संदेश भेजा था
तो उसी कालिदास के विरही यक्ष ने मेघ से कहा था कि वेत्रवती नदी, बेतवा नदी, उसको अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वे प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था, नदियों का सचेत रूप ही पसंद था। कालिदास को भी जीवंत रूप में नदियां पसंद थी। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी, घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, और वह धागा है बहन के रिश्ते का धागा। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई थी, लेखक की भी भावना हुई कि वो नदियों को बहन समझते थे। थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटकाए पानी में मैं बैठा था। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया। जब हम पानी में पैर लटकाकर बैठ जाते हैं तो उस ठंडे जल से हमें बहुत अच्छा लगता है और ताजगी महसूस होती है, और नदियों की कलकल आवाज भी बहुत अच्छी लगती है। तो लेखक का मन भी ताजा हो गया और लेखक बोले कि मैं गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगे कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। लेखक कहते हैं कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला अचरज आश्चर्य से भरी हुई है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, तुम्हारे पास बैठकर मेरा मन मुदित प्रसन्न हो गया है, और हटा खुमारी मेरा दुख दूर हो गया है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम हिमालय की पुत्री हो और हिमालय तुम्हारे पिता हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, तुम बेटी हो इसलिए वे तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं, लेकिन फिर भी वो चुपचाप हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति रूपी नटी के चित्रित पट पर हिमालय अपनी अद्भुत छाप लिए है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, ये बहन सतलज तुम्हारी जय हो। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। लेखक के अनुसार नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वे हिमालय से निकलती हैं, इसलिए हिमालय की पुत्रियां हैं। नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं, जिसमें उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। इसी प्रकार काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, क्योंकि नदियों में जल का वास होता है और जल ही जीवन है। इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। कालिदास ने हिमालय को देवात्मा भी कहा है, क्योंकि हिमालय में देवताओं का वास है। भी नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है। गंगा को हमेशा ही गंगा मैया ही कहा जाता है। बच्चों, हमारा चैप्टर हिमालय की बेटियां यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।